हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स और हम फॉलो करने वाले हैं एम.एल. अग्रवाल बुक का और एक्सरसाइज करेंगे 5.3। पर उससे पहले हम कुछ चीज़ सीखेंगे, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पोलर फॉर्म क्या होते हैं, उसका मॉड्यूलस क्या होता है, उसका आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सब हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के पिछले वीडियो में ये सीखा था कि एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? जैसे आपके पास अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कहाँ पर है। उसी तरीके से अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, उसे आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसा होता है कि इस तरफ का जो एक्स एक्सिस है दैट इज़ द रियल एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस आपने ड्रॉ किया है ओरिजिन से, ये अगर ओरिजिन है, ये मैंने मार्क नहीं किया है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 करके बढ़ते जा रहे हैं रियल नंबर के वैल्यूज़, और यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यूज़। मतलब आपका अगर z = x + i है, जहाँ पर आपका y है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को आप y के तरफ पुट करेंगे और रियल नंबर्स को x की तरफ। तो आपके पास अगर 3 + 4y समझ लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसे आप यहाँ पर ग्राफ में कहाँ पर प्लॉट करेंगे, ये x एक्सिस की तरफ आप 3 पॉइंट जाएंगे, 3 यूनिट्स जाएंगे, उसके बाद आप y एक्सिस की तरफ 4 यूनिट्स जाएंगे। जो पॉइंट आपको मिलेगा वो हो जाएगा 3 + 4i, ठीक है। अब पोलर फॉर्म जानने से पहले हम एक नॉर्मल चीज़ देख लेते हैं जो अब सबको पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ना सोचे इसे, अगर आप नॉर्मली इसे सोचें, तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है ना, ये जो ब्लू है ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। आपको तो पॉइंट प्लॉट करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर लिया रेड कलर से। अब ब्लू से यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए, सोच के बताइए मुझे। 4 होना चाहिए ना, क्योंकि ये 4 यूनिट तक गया है, तो y एक्सिस की तरफ आपके पास 4 यूनिट है, तो ये 4 होना चाहिए। और यहाँ पर जो बेस होगा उसका वैल्यू तो 3 यूनिट होना चाहिए। उसी लॉजिक में तो हम ये पॉइंट प्लॉट करते हैं, राइट। तो ये जो आपको ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है उसका आपका परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया 3, तो आपका जो हाइपोटेनियस होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, √ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर मतलब x² + y² लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा आपका जो ये जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा किसी भी पॉइंट के लिए x² + y² करने से मिल जाएगा, √ऑफ x² + y² करने पे, जहाँ पर x है आपका रियल पार्ट और y है आपका इमेजिनरी पार्ट। ये तो इस पॉइंट के लिए 4² + 3² होगा, पर कोई भी पॉइंट समझ लीजिए, 5 + 7i, 9 + 10i, कुछ भी पॉइंट समझ लीजिए, हर केस के लिए यही होना चाहिए ना कि ये जो आपका हाइपोटेनियस है ऐसे ही मिलना चाहिए। जो आपका x का जो वैल्यू होगा और y का जो वैल्यू होगा वो दोनों उसके परपेंडिकुलर और बेस होंगे, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे तो, राइट। तो आपका ये जो डिस्टेंस है, ये बेसिकली ओरिजिन से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसे आपको मिल रहा है, ये जो हाइपोटेनियस का वैल्यू है वहाँ से मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है, √ऑफ x² + y² करके, जो इस केस में आपको 5 मिल रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं r, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये जो आपका डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जो पॉइंट का कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं r, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको समझ में आ गया r क्या है। तो r का वैल्यू क्या होना चाहिए, √ऑफ x² + y² हमेशा याद रहेगा ना। ओके, अब चलिए अब हम निकाल लेते हैं कि आर्गूमेंट क्या होता है। तो अभी देखिए ये आपका r निकल गया, पर इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो ये जो आपका x
एक्स का जो वैल्यू है आपको नहीं पता है एक्स का वैल्यू, ठीक है ना, आपको सिर्फ आर का वैल्यू दे दिया है और जो ये जो थीटा है यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होगा थीटा, ये दे दिया है। तो आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स को इन दोनों से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये x = 5 cos थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो cos थीटा क्या होना चाहिए, बेस बाई हाइपोटेनियस, राइट। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा। यहाँ पर अगर ये थीटा है तो बेस क्या होगा, बेस होना चाहिए ये जो x पार्ट है, जो ये यहाँ पर 3 है, पर अगर इसे x पार्ट सोचें तो ये जो रियल पार्ट है, दिस इज़ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो ये रियल पार्ट हो जाएगा आपका बेस। तो x/5 यहाँ से लिख सकते हैं, x = 5 cos थीटा लिख सकते हैं ना। तो रियल पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 5 का मतलब तो r हो गया, तो रियल पार्ट को हम r cos थीटा से लिख सकते हैं। क्यों r cos थीटा हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो रियल पार्ट है वो हमेशा यहाँ पर x एक्सिस पे होगा और ये अगर थीटा है तो ये r cos थीटा ही होना चाहिए। ओके अच्छा, अब तो बताइए y का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर y मतलब दिस, राइट। तो परपेंडिकुलर आपको ढूंढना है और आपको हाइपोटेनियस का वैल्यू पता है, तो आप परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस कीजिए, आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा। तो y/h = साइन थीटा। तो y क्या होना चाहिए, y = 8 साइन थीटा। आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो मुझे y और x का वैल्यू पता है, मैंने आपको एक जनरल वैल्यू लेके शो किया है कि आपको यहाँ पर r का वैल्यू कैसे मिलेगा, पर आपको तो इन जनरल x और y का वैल्यू पता ना भी हो सकता है ना। हम एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और मैं समझा रही हूँ ये फॉर्म आ कहाँ से रहा है। जैसे कि आपको x + iy के फॉर्म में पता है, x + iy के फॉर्म में से हम r और थीटा के फॉर्म में जाएंगे। तो r आपको पता चल गया, r कहाँ से आ रहा है, r कहाँ से आ रहा है, ये जो ओरिजिन से लेके जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, उसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं या r बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो कहाँ से मिल रहा है कि अगर आप एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो जो हाइपोटेनियस हो रहा है वही आपका r हो रहा है, और ये जो थीटा हो रहा है, थीटा का वैल्यू हमें ढूंढना है। पर थीटा का वैल्यू ढूंढने से पहले हम x और y को r और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो x को हमने r के फॉर्म में r और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो r cos थीटा, और y को करेंगे तो क्या होना चाहिए, h × साइन थीटा, जहाँ पर h है हाइपोटेनियस, तो दैट इज़ r। सो 5 या r sin थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया, x + iy का फॉर्म पता है, x + iy में से x है आपका 5 cos थीटा, और इस नंबर के लिए x है आपका 5 cos थीटा और y है आपका 5 sin थीटा। 5 को कॉमन लीजिए, सो cos थीटा + i sin थीटा, और 5 था क्या, r। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z = r × cos थीटा + i sin थीटा। ओके, जहाँ पर r cos थीटा है उसका रियल पार्ट और r sin थीटा है उसका इमेजिनरी पार्ट, जहाँ पर r है उसका मॉड्यूलस और थीटा है उसका एम्पलीट्यूड। ओके अब देखिए ये जो r का वैल्यू तो हमें पता है √x² + y² करके मिल जाता है, तो थीटा का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, ढूंढते चलिए। ये जो दो इक्वेशन है ना, इन दोनों इक्वेशन से हम थीटा का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं, आप अगर यहाँ पर से 2/1 या 1/2 कर देंगे तभी मिल जाएगा। हमने एक्चुअल में 2/1 किया है, नॉट 1/2। हमने यहाँ पर किया है 2/1, ठीक है ना। तो 2/1 करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर से r sin थीटा हो या 5 sin थीटा हो, कुछ भी हो, 5 sin थीटा / 5 cos थीटा, दैट इज = y/x। 5 कट गया या r कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan थीटा = y/x। सो थीटा = tan इनवर्स y/x, जहाँ पर आपको थीटा का वैल्यू भी x और y के फॉर्म में मिल गया। देखिए दोनों रिप्रेजेंटेशन से आप चेंज इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास z का वैल्यू x + iy के फॉर्म में है तो आप r का वैल्यू निकाल सकते हैं। r का वैल्यू क्या हो जाएगा, √x² + y², और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू होना चाहिए tan इनवर्स y/x। तो आप वहाँ से
इस चीज़ को r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आपके पास अगर इस फॉर्म में है तो आपको कुछ नहीं करना है, r cos थीटा हो जाता है x, r का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, r sin थीटा हो जाता है y, उसी तरीके से आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन के बीच में जो रिलेशन है और कैसे आपको कन्वर्शन करना है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ अप्लाई करके हम कैसे सम्स करने वाले हैं देख लेते हैं वो। तो चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको बोल दिया है नंबर 1, इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं गिवन स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है आर्गूमेंट ऑफ z। अच्छा, आर्गूमेंट ऑफ z का मतलब क्या होता है? आर्गूमेंट ऑफ z का मतलब होता है थीटा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू आपको पूछा है, तो बोल दिया है आर्गूमेंट ऑफ z इज़ डिफाइंड ओनली इफ़ z नॉट इज इक्वल टू 0। तो आर्गूमेंट ऑफ z मतलब थीटा, थीटा का वैल्यू हो जाता है tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, राइट, किया था ना ये पहले, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स तक लिखा था ना, हाँ, तो tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अब यहाँ पर अगर z 0 हो जाएगा तो y का भी वैल्यू 0 हो जाएगा, x का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 बाई 0 इज़ अनडिफाइंड, तो आपको थीटा का वैल्यू नहीं मिल सकता तब, इसीलिए तभी सिर्फ मिल सकता है जब z नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट में बोला है आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0। अगर आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0 है मतलब tan थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ ताकि ये स्टेटमेंट्स करने में आसानी हो जाए। देखिए, इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स लिख सकते हैं ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स लिख सकते हैं ना। ओके, अब देखिए, चलिए अप्लाई करते हैं। पहला सेकंड स्टेटमेंट पे है आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा का वैल्यू 0 है। अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला ऊपर वाला पार्ट 0 होगा और नीचे वाला पार्ट क्या होगा? 1 होगा। तो थीटा का वैल्यू 0 कब हो सकता है? जब आपको ऊपर वाला पार्ट 0 मिले और नीचे वाला पार्ट 1 मिले, मतलब y अगर 0 होगा तभी आपका साइन थीटा 0 होगा, तभी ना, और किसी केस में आपको मिल सकता है नहीं। तो y 0 होने का मतलब क्या है? z के अंदर y का वैल्यू है ही नहीं, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है डैट विल चेंज इनटू अ रियल नंबर, और x का वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा क्योंकि cos 0 होने पे क्या होता है? 1 होता है, पॉजिटिव नंबर। सो z इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई। तो आपको बताना है थीटा का वैल्यू पाई कब होगा। देख लेते हैं थीटा का वैल्यू पाई होने पे क्या होता है। थीटा का वैल्यू अगर पाई होगा तो यहाँ पर साइन थीटा तो 0 हो जाएगा, पर कॉस थीटा -1 हो जाएगा। तो नीचे आपको माइनस मिलना चाहिए और ऊपर आपको 0 मिलना चाहिए। तो नीचे आपको माइनस कब मिलेगा? जब जो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव होगा, तभी आपको नीचे माइनस मिलेगा। और अगर y 0 होगा मतलब आपको रियल पार्ट मिलेंगे पर नेगेटिव पार्ट मिलेंगे। सो कंडीशन तो z इज इक्वल टू पाई का है, और बोल दिया है ओनली इफ़ z इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर। तो ये भी ट्रू है क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर होने पे आपका x क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो कॉस थीटा तो ऑब्वियसली पाई मिल जाएगा, और y 0 हो रहा है ना, तभी आपको साइन थीटा साइन पाई मिल रहा है। ठीक है ना। आप यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो बोला है वो पुट करके देखिए कि क्या कंडीशन आ रहा है, और उसके बाद इसके साथ मैच कीजिए, देखिए वो मैच कर रहा है कि नहीं, तो फिर आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं तो ट्रू नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोल दिया है आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पुट कीजिए। पाई बाई 2 पुट करने पे आपको क्या मिलेगा? साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 क्या हो जाता है? साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, राइट। और कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब आपका जब y रहेगा पर x नहीं रहेगा, तब आपको मिलेगा ये z इज इक्वल टू पाई बाई 2, राइट, क्योंकि आपको y मिल रहा है, ऊपर वाला पार्ट मिल रहा है आपको।
और नीचे वाला पार्ट 0 हो रहा है। मतलब अगर आपका x 0 होने का मतलब क्या है, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो टोटली अगर इमेजिनरी पार्ट मिले, आपका रियल पार्ट रहे ही नहीं। तो देखते हैं क्या बोला है, ओनली इफ़ z इज़ प्योरली इमेजिनरी एंड लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन है नहीं, पॉजिटिव हो रहा है, साइन π/2 इज़ पॉजिटिव। तो अगर आपका जो z है वो टोटली इमेजिनरी होगा क्योंकि x 0 है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तब आपको ये आर्गूमेंट मिल रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ओके, और आखिरी स्टेटमेंट, एक्चुअल में उल्टा करना चाहिए था, इसका कंडीशन निकालना चाहिए था, पर हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू पुट करके हम कंडीशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -π/2। तो आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू अगर -π/2 होगा तो थीटा का वैल्यू -π/2 पुट कीजिए। -π/2 पुट करने पे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना, तो साइन -π/2 शुड बी इज इक्वल टू माइनस साइन π/2, मतलब माइनस साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 तो 1 है, तो माइनस साइन 90 कितना हो जाएगा, -1। तो आपका, और ये कॉस तो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो नीचे तो आपको π/2 की वजह से 0 ही मिलने वाला है, तो आपका जो रियल पार्ट है वो नहीं रहेगा, इमेजिनरी पार्ट मिलेगा आपको, पर नेगेटिव डायरेक्शन पे मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन आने वाला है। तो देखिए बोल दिया है ओनली इफ़ z इज़ प्योरली इमेजिनरी एंड लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। तो सारे स्टेटमेंट ही ट्रू है, पर आपको ये समझना होगा कि कौन से कंडीशन पे क्या आ सकता है। ओके, next is represent the following complex number in the standard form x plus iy। तो देखिए यहाँ पर पोलर फॉर्म में दिया हुआ है क्योंकि ये थीटा और आर के फॉर्म में है, आपको x प्लस आई वाई के फॉर्म में आपको करना है, चेंज करना है। तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका x होता है दैट इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा और y हो जाता है आर साइन थीटा। पर आपको उतनी सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यूज़ लिखने हैं। देखिए आपके पास पहला है cos 2π/3। cos 2π/3 का मतलब क्या होता है। अच्छा, और एक बात मैं बता दूँ आपको, जो भी ये थीटा के वैल्यू मिलेंगे ना, ये जो एंगल थीटा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमेशा रेडियन में होता है, कभी भी वो डिग्री में नहीं होगा। ठीक है ना, हमेशा रेडियन में मिलेगा आपको निकालना भी रेडियन में होगा और मिलेगा भी आपको रेडियन में। ओके, सो यहाँ पर cos 2π/3 मतलब कितना हो जाता है, cos 2π/3 मतलब हो जाता है 360/3 मतलब 120। ओके, सो cos 120 का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, सबको पता है। जिन लोगों ने ट्रिगो किया है उनको तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार मैंने ये करवा दिया है। क्या करेंगे हम, 120 को क्या लिख सकते हैं, 180 - 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, राइट। और 180 - 60 मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, सो माइनस cos 60। cos 60 का वैल्यू है हाफ, तो -½ ओके, उसी तरीके से इसको भी अगर आप लिखेंगे पर साइन 60 आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है और साइन 60 का वैल्यू है √3/2, तो आई आ गया। ओके ना। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 1 था, इसीलिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर ये फिर से देखिए, ये टोटल पोलर फॉर्म में है, ये पूरा, ये हो गया आपका आर और ये है आपका cos थीटा और आई साइन थीटा वाला पार्ट। तो यहाँ पर आपको -π/4 दे दिया है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos π/4। π/4 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/√2। 1/√2 पुट कर दिया और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, आई हो गया, और साइन π/4 का वैल्यू भी 1/√2 है, तो 1/√2 पुट कर दिया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 - आई हो गया आपका, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। ओके, आपको बस वैल्यूज़ निकाल के पुट करने हैं। मैं नेक्स्ट इनको डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वैल्यूज़ निकालना आपको आता है, ट्रिगो में मैंने बहुत बार सिखाया है, तो अलग से बस ये वैल्यूज़ निकालिए, 3π/2 का वैल्यू, 5π/3 के वैल्यूज़, और इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, और इस वीडियो का आखिरी सम
नंबर 3, इफ़ मॉड z इज इक्वल टू 4, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आपको दे दिया है, और एंड एम्पलीट्यूड z, मतलब जो आर्गूमेंट z या थीटा, उसी चीज़ को आर्गूमेंट एम्पलीट्यूड सब कुछ बोला जाता है, इज इक्वल टू 5π/6, देन राइट z इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। तो आपको पता है ना कि अगर आपके पास मॉड्यूलस है, इसे समझ लीजिए दिस इज़ r, ठीक है ना, मॉड्यूलस है, तो कैसे लिखते हैं हम, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, या r को अगर बाहर ले ले तो cos थीटा, r इंटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका r इंटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा। r का वैल्यू कितना है 4, cos थीटा कितना है 5π/6, यहाँ पर पुट कर दीजिए। 5π/6 का वैल्यू क्या हो जाता है, 5π/6 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 180/6, मतलब ये हो जाएगा 30, सो दिस इज इक्वल टू 150, राइट। अब 150 मतलब अगर आपको cos 150 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, cos 150 शुड बी इज इक्वल टू cos 180 माइनस 30, राइट, विच विल बी इज इक्वल टू माइनस cos 30, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2, तो माइनस √3/2, और यहाँ पर ये आ जाना चाहिए sin 150 हो जाना चाहिए sin 30, सेम वे में, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, और sin 30 का वैल्यू है हाफ, तो यहाँ पर आई हाफ, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद -2√3 + 2i, ओके। नेक्स्ट दिन हम नंबर 4 से करना स्टार्ट कर देंगे, और उससे पहले ये वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि हम 5.4 को भी करें, क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं, तो ज़रूर बताइएगा वीडियो के आखिरी में कमेंट सेक्शन में, ओके। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.